हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरीज 3 ऑफ सर्किट थ्योरी, जिसमें हम कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट एनालिसिस। मेश एनालिसिस हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस के बारे में सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड है, जिसमें हम करंट की एनालिसिस करेंगे ऑब्वियसली बाय द यूज ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। जस्ट लाइक हमने मेश एनालिसिस में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई किया था। तो नोड एनालिसिस करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि व्हाट इज अ नोड। नोड इज जस्ट सिंपली अ पॉइंट इन ए सर्किट इन ए नेटवर्क वेयर टू और मोर ब्रांचेज गेट कनेक्टेड और मीट। ठीक है, जैसे एक रेजिस्टेंस है, सपोज यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, एक करंट सोर्स भी हो सकता है, लाइक दैट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक डिपेंडेंट सोर्स का भी ले लेते हैं एग्जांपल, जिसमें डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो इस तरह से चार ब्रांचेज मेरे कॉमनली यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये सिंपली ये क्या है, मेरा नोड है। तो इस नोड की विशेषता क्या है? प्रैक्टिकली, फिजिकली इट इज एन पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ मोर देन टू और मोर ब्रांचेज। और इसका इंपॉर्टेंस क्या, इस नोड पे करंट एंटर कर सकता है। वोल्टेज सोर्स है तो एक कॉमन सेंस यूज करेंगे। यहाँ पे करंट इधर से जा रहा होगा, ये भी करंट सोर्स से करंट जा रहा होगा। यहाँ करंट आ भी सकता है, जा भी सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि करंट यहाँ से एग्जिट कर रहा होगा, क्योंकि पैसिव डिवाइस से करंट यहाँ से निकल रहा होगा। तो इस तरह से कुछ करंट्स आएंगे, कुछ करंट्स जाएंगे। तो करंट्स का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कनेक्शन है यहाँ पे नोड के साथ, जो ऑब्वियसली करंट के एनालिसिस को रिजल्ट करेगा। करंट एनालिसिस यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट्स, आउटगोइंग करंट्स, करंट के एनालिसिस का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे, तो है ना। इमीडिएटली मैं करंट किरचॉफ्स लॉ भी आपको याद दिला दूं कि सपोज ये करंट आई है, I1 है, I2 है, या I3 है, या I4 है। तो सबको मैं एक डायरेक्शन में इमेजिन करूंगा, आइदर सबको इनकमिंग करंट मान के चलूंगा और सबको आउटगोइंग करंट मान के चलूंगा कन्वेंशनली। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स आइदर एग्जिटिंग और, ठीक है, ऑल द करंट एसोसिएटेड विद द नोड इज इक्वल टू 0। ये कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का भी एक टॉपिक कवर किया, यू कैन रेफर दैट। मैंने नोड क्या होता है, मेश क्या होता है, इसका भी एक टॉपिक कवर किया, यू कैन रेफर दैट एज वेल। सो इससे आपको काफ़ी निटी-ग्रिटी का सारा पता चल जाएगा। एंड इन सारे निटी-ग्रिटी को यूज करते हुए हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं नोडल एनालिसिस। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि नोड क्या होता है, नोड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। और जैसे आप नोड को आइडेंटिफाई करोगे, समझ लोगे, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं बिफोर द एक्चुअल एनालिसिस द नोड, दैट इज नोडल एनालिसिस। तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये स्टेप्स अभी फॉर द सेक ऑफ द फर्स्ट टाइम चूंकि आप पढ़ रहे हैं इस एनालिसिस को, आपको स्टेप्स वाइज इसको देखना होगा। बाद में आप खुद ही इसको करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, सारे स्टेप्स आप खुद ही फॉलो करने लगोगे। सो मैं स्टेप वाइज लिख देता हूँ इन बातों को। तो द फर्स्ट स्टेप सेज सिंपली डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स। ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करोगे और उसको नंबर कितने उसमें नोड्स के हैं वो डिटरमाइन करोगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स। एन नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं आपके, तो सपोज एन लिख देता हूं मैं इसको। तो एन नंबर ऑफ नोड्स को आपने आइडेंटिफाई किया। अब उस सारे नोड्स में एक ऐसा नोड होगा जो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस से कनेक्टेड होगा, ठीक है, जिसको आप एक रेफरेंस नोड एज्यूम करोगे, जिसको ग्राउंड जीरो पोटेंशियल पे एज्यूम करोगे आप। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरे नोडल एनालिसिस में। तो एक नोड आप क्या करोगे, सेलेक्ट ए नोड एज रेफरेंस नोड। एक नोड को आप रेफरेंस नोड की तरह ट्रीट करोगे, सेलेक्ट करोगे, जो कि ग्राउंड नोड भी कहा जाता है। ग्राउंड नोड, ऑब्वियसली ग्राउंड नोड का मतलब कि वो जीरो पोटेंशियल पे रहेगा, ग्राउंड नोड पे रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे नोड्स और होंगे ऑब्वियसली आपके टोटल सपोज n नंबर ऑफ नोड्स है, तो उसमें से एक नोड आपका रेफरेंस नोड होगा, तो n-1 नोड आपके जो बचे वो नॉन रेफरेंस नोड भी कहलाएंगे, ठीक है। नॉन रेफरेंस नोड या एक नॉर्मल नोड जिसको कह सकते हैं आप, जो कि रेफरेंस नोड नहीं होगा। तो आपके जो नॉन रेफरेंस नोड होंगे, जो नॉर्मल नोड्स होंगे, उनको आप असाइन करोगे, असाइन voltages like V1, V2, V3 and so on so forth। इस तरह से अज्यूम करोगे टू दी नॉन रेफरेंस नोड्स, ठीक है।
जो रिमेनिंग नोड्स है अदर देन रेफरेंस नोड है उसको, तो मैं उसको लिख देता हूँ नॉन रेफरेंस। कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज नॉन रेफरेंस नोड, कुछ अलग से होता है क्या? नॉन रेफरेंस नोड कुछ अलग नहीं है, जो एक नोड आपने रेफरेंस नोड अज्यूम किया उसके अलावा जो बाकी नोड है वो नॉन रेफरेंस नोड है। ठीक है, नॉन रेफरेंस नोड को आपने V1 V2 V3 इस तरह से असाइन कर दिया, और जो रेफरेंस नोड है, रेफरेंस नोड जो कि ऑब्वियसली आपका ग्राउंड नोड है, उसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो पोटेंशियल पे रहेगा, जीरो पोटेंशियल। तो इसको आपको अज्यूम नहीं करना है, जीरो पोटेंशियल, जीरो मतलब लिटरली जीरो वोल्टेज की वैल्यू होगी इसकी, जीरो अर्थिंग जो होती है, ग्राउंडिंग जो होती है, ठीक है, जीरो पोटेंशियल, ठीक है, जीरो वोल्ट पे। स्टेप नंबर 3 आपका क्या है? द स्टेप नंबर 3 सेज, अब आप ऑब्वियसली अपने पॉइंट्स के मतलब नोड्स के वोल्टेज असाइन कर लिए हैं, अब आप केसीएल अप्लाई करोगे। अप्लाई केसीएल, हर नोड के ऊपर एक केसीएल अप्लाई होगा। हर मेश में केवीएल अप्लाई होता है, सिमिलरली हर नोड पे केसीएल अप्लाई होता है। केसीएल क्या है? ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करंट्स एसोसिएटेड विद अ नोड इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार कॉलर करा दूंगा आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं। तो आप अप्लाई केसीएल अप्लाई करोगे यहाँ पे, नोडल एनालिसिस से मतलब केसीएल अप्लाई होगा टू ईच ऑफ द नॉन रेफरेंस नोड्स। ऑब्वियसली रेफरेंस नोड ग्राउंड पे है, मतलब जीरो पोटेंशियल पे है, तो ऑलरेडी उस नोड का पोटेंशियल पता है, तो व्हाई शुड वी अप्लाई केसीएल एट दैट पर्टिकुलर नोड? उस रेफरेंस नोड पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ईच ऑफ द नॉन रेफरेंस नोड पे आपको लगाना है केसीएल। ठीक है, तो आप सोचोगे कि केसीएल हम लोग नॉन रेफरेंस नोड पे लगा रहे हैं, रेफरेंस नोड पे नहीं लगा रहे हैं, इसका रीजन समझाया, उसको और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। क्योंकि केसीएल अप्लाई करने का हमारा पर्पज क्या है, पर्पज से आपको समझ में आएगा कि कहाँ लगाना है, कहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसका पर्पज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं एक बार छोटा सा एक टेबल फॉर्म में आपको बात बताता हूँ। एनालिसिस जो हम करते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं, तो क्या पर्पज होता है, क्या उससे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या फाइंड आउट करते हैं, तो आपको जस्ट कंपेयर करते हुए मेश एनालिसिस को याद दिलाते हुए मैं बात बताऊंगा। मेश एनालिसिस में हम लोग केवीएल लगा रहे थे, केवीएल। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि केवीएल लगा रहे मतलब वोल्टेज जिसका एक इक्वेशन बना रहे, वोल्टेज के टर्म्स में हम कुछ लिख रहे हैं, जिसका पर्पज है हमारा उस मेश का करंट निकालना। तो मेश का करंट को फाइंड आउट करना हमारा पर्पज था। जरूरत पड़ने पे हमने ओम्स लॉ का भी यूज किया था। ओम्स लॉ का यूज कैसे किया था? आपको एक पर्टिकुलर मेश में उस मेश के किसी ब्रांच में हमको वोल्टेज लिखना है। ऑब्वियसली केवीएल अप्लाई करना मतलब वोल्टेज को लिखना है। तो वोल्टेज को लिखने के लिए हमें या तो वोल्टेज का पता हो, डायरेक्टली पता हो, या फिर आपको उस ब्रांच का रेजिस्टेंस पता हो। ठीक है, और करंट तो आपने एज्यूम किया होगा, करंट आपने एज्यूम किया होगा कुछ, जिसको ऑब्वियसली फाइंड आउट करेंगे, एज्यूम करंट। ठीक है, तो वोल्टेज है तो ऑब्वियसली केवीएल उसको डायरेक्टली यूज कर लेगा। लेकिन अगर वोल्टेज नहीं पता उस ब्रांच का, तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे और जो करंट आपने एज्यूम किया, जो मेश करंट आपने I1 I2 I3 जो एज्यूम किया था, उसको यूज करके ओम का नियम कहता है वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू आर। तो इसको यूज किया ओम का नियम को, और आपने सारे कुछ चीज़ों को यूज करके आपने केवीएल का इक्वेशन बनाया, और उसकी मदद से आपने वो करंट जो आपको निकालना था वो प्राप्त कर लिया था। अब हम नोडल एनालिसिस में भी बिल्कुल एनालॉजी समझिए। नोडल एनालिसिस में आप क्या करने वाले हो, नोडल में आप क्या कर रहे हो, नोडल एनालिसिस जब करोगे तो आप यहाँ पे आप केसीएल अप्लाई कर रहे हो। अब केसीएल की मदद से आपको निकालना है क्या, उस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज, उस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज निकालना है। तो रेफरेंस नोड का तो वोल्टेज ऑलरेडी पता है, जीरो पोटेंशियल, तो वहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं इस एनालिसिस को। तो केसीएल लगाने का मतलब है आपको कि आपको उस पर्टिकुलर नोड का, ठीक है, वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, या फिर मतलब अज्यूम किए होगे आप वोल्टेज उसका। केसीएल लगाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज को आप अज्यूम किए होगे, या फिर अज्यूम वोल्टेज किए होगे, जो कि हम करेंगे, दिखाऊंगा। V1 V2 यही मैंने असाइन किया यहाँ पे, जो अज्यूम किया मैंने V1 V2 V3, ये सब जो अजम्पशन है मेरे क्या है, यही मैं उस नोड का पर्टिकुलर वोल्टेज को अज्यूम कर रहा हूँ। या फिर उस पर्टिकुलर नोड से एसोसिएटेड जो ब्रांच होगा, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस पता होगा। ठीक है,
या और उस ब्रांच का करंट भी पता हो सकता है, या करंट को अज्यूम किए होगे। तो ये करंट्स और रेजिस्टेंस को यूज करके आपको क्या मिलेगा, या यूँ कह सकते हो कि ये जो वोल्टेज अज्यूम करोगे, आई थिंक आई शुड राइट इट इन दिस वे विच इज़ बेटर, ठीक है, कि आपको नोडल एनालिसिस में क्या करना है। व्हाट यू हैव टू डू इन नोडल एनालिसिस इज, आपको उस नोड के ऊपर केसीएल लगा के उस नोड का वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो आपको उस पर्टिकुलर नोड से निकलने वाला करंट या तो पता रहेगा, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली केसीएल लगा लोगे। केसीएल लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए नोड वोल्टेज निकालने के लिए आपको केसीएल चाहिए, और केसीएल को यूज करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। केसीएल को यूज करने के लिए आपको उस नोड से निकलने वाला करंट या तो पता रहेगा, और करंट नहीं पता है तो उस नोड से रिलेटेड आपके पास रेजिस्टेंस वैल्यू दिया रहेगा, और आप कुछ एज्यूम किए रहोगे, क्या, वोल्टेज, कुछ वोल्टेज एज्यूम करोगे। ऑब्वियसली अजम्पशन करना है, ये वही वाला अजम्पशन है, ये वही वाला अजम्पशन है, ये वाले अजम्पशंस, ये वोल्टेज जो अज्यूम किए रहोगे, और उसके साथ जो रिलेटेड रेजिस्टेंस है उसको यूज करके आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ओम का नियम लगाओगे, और फिर आप वहाँ से फिर निकाल सकते हो उस नोड का वोल्टेज, जो भी अननोन जो आपने अज्यूम किया था वो वाला निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा ही काम हम कर रहे हैं। व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, इसका एक पिक्चर में समझ लीजिए, पहले प्रीफेस को समझ लीजिए कि नोडल एनालिसिस में आपको केसीएल यूज करना है और उस नोड का वोल्टेज निकालना है, ये आपका काम है। व्हाट इज योर टारगेट नाउ। ऐसा करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, पर्टिकुलर नोड से निकलने वाला करंट आपको या तो दिया रहेगा तो बढ़िया, वेल एंड गुड है। अगर करंट नहीं दिया तो कैसे हम करंट केसीएल यूज करेंगे, कैसे केसीएल अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस दिया रहेगा और वोल्टेज को अज्यूम कर लोगे, और अजम्पशन में ही सारा इक्वेशंस फॉर्म अप होंगे, और सारी इक्वेशंस को अलजेब्रिक सेंस में आप समझ लो, उसको सॉल्व करोगे, तो इक्वेशन सॉल्यूशंस करोगे और आई विल गेट द अननोन वैल्यूज। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू एग्जीक्यूट थ्रू दिस होल एनालिसिस। तो ये मेरा फाइनल जो केसीएल अप्लाई करने वाला लाइन था, फाइनल स्टेप था। इसके बाद आपको सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, एनालिसिस मतलब इक्वेशन सॉल्यूशंस करने हैं, और आपका फाइंड आउट हो जाएगा। सो विल नाउ डायरेक्टली मूव टू वेरी आइडियल एंड सिंपल एग्जाम्पल ऑफ नोडल एनालिसिस। तो जो स्टेप्स मैंने अभी लिखे वो सारे स्टेप्स यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एक नोड दिख रहा है जहाँ से बहुत सारे ब्रांचेज कनेक्टेड है, यहाँ पे एक नोड दिख रहा है, यहाँ पे एक नोड दिख रहा है, यहाँ पे एक नोड दिख रहा है। तो मेरे 4 नोड्स तो इस तरह से दिख रहे हैं, एक 5वां नोड और दिख रहा है जो मोस्ट ऑफ दी ब्रांचेस से कनेक्टेड है। तो मैंने एक लाइन लिखा था कि जो नोड मोस्टली ब्रांचेस से कनेक्टेड होगा, अगर आप ऐसे भी मैथमेटिकली सोचो, ये 3 ब्रांचेस से कनेक्टेड है, ठीक है, लेट मी डू दिस वर्बल एनालिसिस। ये 3 ब्रांचेस से कनेक्टेड है, ये भी 3 ब्रांचेज, ये भी 3 ब्रांचेज, ये भी 3 ब्रांचेज, 1 2 3 है ना, बट ये 4 ब्रांचेस से कनेक्टेड है, यानी मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस से ये कनेक्टेड है। तो इसी को आप रेफरेंस नोड मानो, इसको सेलेक्ट करो एज ए रेफरेंस नोड। तो रेफरेंस नोड ग्राउंड पोटेंशियल पे रहता है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ सीधा सीधा कि दिस इज, ये हो गया ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 पोटेंशियल है, लिटरली इट इज 0 वोल्ट, इसको ये मान के चलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन जितना इक्वेशन बनाएंगे इसको 0 पोटेंशियल मान के चलेंगे। अब इसको मैं V1 मान देता हूँ, मतलब फर्स्ट नोड है तो इसका नोडल पोटेंशियल तुरंत असाइन कर देता हूँ V1। ये सेकेंड नोड है, इसका तुरंत मैं असाइन कर देता हूँ V2। ये थर्ड नोड है, ठीक है, इसको मैं थर्ड मानता हूँ। तो ये थर्ड नोड है तो इसको इमीडिएटली मैं V3 वोल्टेज असाइन कर देता हूँ, मतलब अज्यूम कर लेता हूँ। और ये V4 है तो इमीडिएटली, ठीक है, फोर्थ नोड है, इसको V4 असाइन कर देता हूँ। तो मैंने 4 पोटेंशियल्स असाइन कर लिए, 4 मेरे नॉन रेफरेंस नोड से और 1 मेरा रेफरेंस नोड है, ठीक है। ये मेरा हो गया मैंने 2 स्टेप्स फॉलो कर लिए। अब मैं केसीएल अप्लाई करना शुरू करूँगा, केसीएल अप्लाई करना शुरू करूँगा। तो केसीएल में पहले इस नोड पे लगाऊंगा, फिर धीरे धीरे सारे नोड्स पे लगाऊंगा, मेरे इक्वेशंस बनेंगे और मैंने सॉल्यूशंस करेंगे और मेरे फाइंड आउट हो जाएंगे। अब उसमें जब V1 V2 V3 V4 सारे वोल्टेजेस मिल जाएंगे तो एक तरह से इसमें कोई भी चीज़ अननोन नहीं रहेगा आपके लिए। रेजिस्टेंसेस सारे पता है, करंट्स आपके डिपेंडेंट है, लेकिन फिर जब वोल्टेजेस का पता चलेगा तो इस I का पता चल जाएगा, ठीक है। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड डिपेंडेंट सोर्सेस, एक बार बता दूं कि ये एक तरह से डिपेंडेंट करंट सोर्स है और इस करंट की वैल्यू 9I है, और इस I की, ठीक है, ये जो करंट है उस I करंट पर डिपेंड करता है, और इस I की वैल्यू डिपेंड करती है इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। जो V2 और V4 के पता चलते ही I का पता चल जाएगा। ओम के नियम के हिसाब से V2 माइनस V4 डिवाइडेड बाई 7, मतलब ये I करंट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये दिखने में अजीब सा लगे, वियर्ड लगे, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है ये। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट आपके इस सर्किट में V1 V2 V3 V4 ये जो 4 पोटेंशियल्स दिख रहे हैं आपको, नोडल पोटेंशियल्स, ये पता करना आपका काम है,
नोडल एनालिसिस के थ्रू करेंगे हम ये, और जैसे ये कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, हमारे इस सर्किट का हर एक चीज़ नोन टू अस, मतलब हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसके बाद कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका बताओ उसका बताओ, तो हम वहाँ से कुछ भी इजीली ओम के नियम को सिंपल अप्लाई करते हुए लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज एक क्वेश्चन दे दिया कि इस 5 ओम के जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ब्रांच, इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ का तो पोटेंशियल 0 है, एक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, सिंपल है, यहाँ का वैल्यू 5 ओम है। अगर इन दोनों पोटेंशियल का वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो ओम का नियम सिंपल लगाएंगे, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो यहाँ का पोटेंशियल आपको 0 पता है, यहाँ का पोटेंशियल आपको निकलेगा अभी, जो कि नॉन जीरो होगा ऑब्वियसली, और ये रेजिस्टेंस भी पता है। तो मेरा एक्चुअल में अगर हम समझे तो ये 0 से ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो करंट कहीं ना कहीं इधर से जाएगा इधर। तो ये सेंसेस है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। व्हाट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड, ये वो बात थी। बट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ, एवरी टाइप ऑफ, एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हमारा पहला काम क्या है, नोडल एनालिसिस करना। एज वेल एज मैथ एनालिसिस भी कर सकते हैं, बट फिलहाल वी आर डिस्कसिंग, एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग नोडल एनालिसिस, सो विल स्ट्रेस ऑन दैट। सो नोडल एनालिसिस का पहला स्टेप फॉलो कर लिया, दूसरा स्टेप फॉलो कर दिया, तीसरा स्टेप में केसीएल अप्लाई करूंगा। केसीएल बारी बारी से अप्लाई करने वाला हूँ, देखिएगा कैसे। सबसे पहले मैं इस नोड पे अप्लाई करूंगा, तो एट नोड नंबर 1, एट नोड नंबर 1, एट N1, ठीक है, N1 मतलब नोड नंबर 1 में केसीएल अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो क्या है यहाँ पे, क्या मैंने बताया था, यहाँ से रिकॉल करेंगे एक बात को कि नोडल एनालिसिस में हमको केसीएल अप्लाई करना है, जिसका पर्पज अल्टीमेटली क्या है, नोड का, उस नोड का वोल्टेज निकालना। केसीएल अप्लाई करने के लिए हमको उस नोड से रिलेटेड करंट्स पता होना चाहिए। करंट अगर नहीं पता है तो रेजिस्टेंस पता होगा, और रेजिस्टेंस सिर्फ अकेले तो काम नहीं कर सकता, ओम के नियम के हिसाब से रेजिस्टेंस के साथ हमें वोल्टेज का कुछ आइडिया होना चाहिए। तो वोल्टेज हम अज्यूम कर रहे हैं, वही वोल्टेज एक्चुअली हमें निकालना है एज नोड वोल्टेज। तो यहाँ देखिए, अब इस एग्जांपल में देखिए, इस नोड से रिलेटेड एक करंट आपको पता है, बट हमें यहाँ अज्यूम करना है ऑल करंट्स एज आउटगोइंग करंट्स, आउटगोइंग करंट्स, आउटगोइंग करंट्स, ठीक है। देखिए आप कहोगे कि सर ये तो इनकमिंग है, ठीक है, ये एक्चुअल करंट हमें पता है कि 2 एम्पियर का इनकमिंग है, लेकिन आपको अलजेब्रिक सम को एडजस्ट करने के लिए, अपने कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए आप सारे करंट्स को आउटगोइंग अज्यूम करोगे। तो जब इसको आउटगोइंग अज्यूम करोगे तो आपके एक्चुअल करंट चूंकि इनकमिंग है, तो आपके एजम्पशन वाले डायरेक्शन के हिसाब से ये 2 एम्पियर का करंट आप यहाँ पे लिखोगे, -2 एम्पियर का करंट यहाँ पे लिखोगे, -2 एम्पियर का करंट आप लिखोगे इसको। बट ये आपका करंट पता नहीं, आपका करंट पता नहीं। वट एवर बी एक्चुअल डायरेक्शंस ऑफ द करंट्स यू विल अज्यूम एज आउटगोइंग डायरेक्शंस, सो दैट योर अलजेब्रिक सम का जो प्लस माइनस का डिस्क्रिपेंसी 1 हो। जस्ट लाइक हमने जब मैथ एनालिसिस किया था तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अज्यूम किया था, एक्चुअल करंट क्लॉकवाइज भी फ्लो हो रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा, बट आवर एजम्पशन वाज क्लॉकवाइज, सो दैट डायरेक्शनल डिस्क्रिपेंसी ना हो, डायरेक्शनल प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि वो अपने आप में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, बट हमें सबको क्लॉकवाइज मान के चलना है। तो दिस इज कन्वेंशन, वी हैव टू फॉलो इट, ठीक है। तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस के लिए V1 पे जब मैं अप्लाई करूंगा केसीएल को, तो सबसे पहले मेरा 2 एम्पियर का करंट आउटगोइंग, चूंकि एक्चुअली इनकमिंग है बट हमारे कन्वेंशन में हम आउटगोइंग करंट मान रहे हैं, तो -2 एम्पियर सबसे पहले लिखूंगा। सो आई राइट हेयर -2, ठीक है, -2। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका -2 एम्पियर का करंट मैंने लिख दिया। उसके बाद ये करंट अगर आप समझो तो क्या, देखो ध्यान से, करंट क्या कहता है, अगर आपको करंट डायरेक्ट पता था तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर करंट नहीं पता तो क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए और वोल्टेज चाहिए। तो इस आर्म के, इस रेजिस्टेंस, इस ब्रांच के अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है, V1, और यहाँ पे एक नोड है, तो V1 और इस नोड का वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 3 ओम। ये मैंने क्या लगाया, ओम का नियम लगाया, क्या लगाया, V1 माइनस यहाँ का क्या है 0 है, डिवाइडेड बाई 3। तो सिंपली V1/3 करंट यहाँ से निकल रहा है, तो V1/3 ओम का, ठीक है, V1/3 ये करंट निकल रहा है। तीसरा करंट क्या है, ये वाला आउटगोइंग करंट मुझे लेना है, और एक्चुअल में आउटगोइंग करंट भी 4 एम्पियर यहाँ पे लगा हुआ है, तो डायरेक्टली करंट लगा तो डायरेक्टली लिख दो इसको। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने +4 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। नोड 1 पे हमारा पहला इक्वेशन बन गया। नोड 2 पे चलते हैं, लेट अस एट नोड नंबर N2, ठीक है, नोड नंबर N2 मतलब वही नोड नंबर 2। सो सेकेंड नोड पे हम चलते हैं यहाँ पे
दिस इज आवर सेकंड नोड। यहाँ से ध्यान से देखें, एक करंट आउटगोइंग ये है जो कि डायरेक्टली हमें दिख रहा है 2 एम्पियर का, दूसरा करंट ये है जो कि निकलेगा ओम के नियम के हिसाब से, तीसरा करंट भी हम ओम के नियम से देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं सिंपली डायरेक्टली 2 एम्पियर, जो वहाँ पे -2 था वही चीज़ है ये 2, बस प्लस में क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, +2। उसके बाद यहाँ से V2 - 0 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि V2 डिवाइडेड बाई 8। उसके बाद तीसरा करंट है V2 - V4 डिवाइडेड बाई 7 ओम, जो कि I के ही बराबर है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। और यही I, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैं नोट कर देता हूँ। I क्या है, सिंपली दिस V2 माइनस दिस V4, इसी दोनों नोड के पीछे करंट है तो ये दोनों नोड का वोल्टेज ले लिया, तो दिस इज V2 माइनस V4 डिवाइडेड बाई 7 ओम का रेजिस्टेंस है। ये ओम का नियम के हिसाब से मैंने निकाला, और यही I है और यही I ये भी है। तो यहाँ पे I एक तरह से मेरा V2 और V4 के टर्म्स में आ गया। सो डोंट थिंक यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा अननोन चीज़ है। V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, 4 अननोन तो है ही, और ये 2 अननोन के टर्म्स में एक और अननोन है, लेकिन वो अननोन वैनिश हो जाता है एज लॉन्ग एज यू रियलाइज दैट कि V2 और V4 का डिफरेंस ही तो I बना है। सो I अब एक आप तरह लिखा हुआ भले इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, बट दिमाग में I खत्म हो गया हमारे। I जो है वो ये है, तो I को मैं इस टर्म्स में लिखूंगा अब हर जगह पे, सो दैट हम एक जो इक्वेशन का एक सेट बनाएंगे उसमें मुझे कम से कम अननोन नज़र आने चाहिए, ठीक है। तो अगला मेरा करंट होगा V2 - V4 बाई 7, V2 - V4 बाई 7। आई होप आप समझ गए होंगे कि V2 - V4 बाई 7 कैसे है। सिंपल है, 2 नोड्स के बीच का वोल्टेज ले लिया, उसका वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, एंड दैट इज सिंपल ओम्स लॉ। अगर आपको ओम्स लॉ में भी डाउट है तो आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू फर्स्ट क्लास, जो पूरे इस सीरीज का फर्स्ट क्लास है जो नेटवर्क थ्योरी का, उसमें मैंने ओम के लॉ को भी बहुत एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, दूसरा इक्वेशन बन गया। 8 नोड नंबर 3 पे चलते हैं, नोड नंबर 3 N3 लिख देता हूँ। नोड नंबर 3 पे हमारा जो अगला, लेट मी टेक डिफरेंट कलर फॉर द डिफरेंट नोड। सो नोड नंबर 3 पे हमारा जो अगला इक्वेशन बनेगा, अब आप बहुत फ्लुएंट हो गए होंगे कि कैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है सारा चीज़। एट नोड नंबर 3 दैट इज N3, सिंपल है। यहाँ से एक करंट इधर जा रहा, एक करंट इधर जा रहा और दूसरा करंट इधर जा रहा। तो ये करंट आपका 4 एम्पियर तो है, लेकिन हमारे डायरेक्शन के हिसाब से -4 है, सो इसलिए यहाँ पे -4 लेंगे हम, -4, ठीक है। ये करंट आपका V3 - 0/5 यानी V3/5 प्लस V3/5 है, और अगला करंट है मेरा V3 - V4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस तो है नहीं। अब यहाँ पे ऐसा सोचना ही नहीं रेजिस्टेंस का टर्म्स, क्योंकि आपको डायरेक्टली एक करंट सोर्स कनेक्टेड है, तो उस करंट की वैल्यू 9I है, तो मैं 9I लिख सकता हूँ। बट मैंने क्या कहा, आई वांट टू एलिमिनेट द रेडंडेंट नंबर ऑफ अननोन वैल्यूज, मतलब एक्स्ट्रा रिपीटेड फालतू का जो अननोन चीज़ है उसको हटाऊंगा। तो I मेरा अननोन है, लेकिन I मेरा ऑलरेडी इस टर्म्स में है, तो मैं इसके टर्म्स में लिखूंगा। सो आई कैन राइट 9I एज प्लस 9I को लिख सकता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा V2 - V4 बाई 7, V2 - V4 बाई 7, दिस इक्वल टू 0। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। सो हमारे पास 4 अननोन्स है टोटल, V1, V2, V3, V4, तो 4 इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन बनेगा। सो आई विल गो फॉर वन मोर इक्वेशन, दैट इज एट नोड नंबर 4, दैट इज N4 पे चलते हैं। नोड नंबर 4 पे सिंपल है हमारा, कुछ दिक्कत नहीं है। दिस इज आवर करंट, दिस इज आवर करंट, दिस इज आवर करंट। सो सबसे पहले ये I जो है इधर आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में चले तो -I हो जाएगा, है ना, माइनस में आएगा। तो जो चीज़ I है वो V2 - V4 है, तो जो चीज़ -I है वो V4 - V2 हो जाएगा, सिंपल। तो इसको लिख दूंगा मैं V4 - V2 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया मेरा ये वाला करंट I। ये करंट हो जाएगा V4 - 0 डिवाइडेड बाई 6। V4 - 0 मतलब -0 को मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब तक तो नहीं लिखा मैं, तो अब क्यों लिखूँ। तो V4 बाई कितना ओम था, ये 6 ओम है ना, ये वाला करंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस करंट, ये करंट है ना, ये जो रेजिस्टेंस है 6 ओम का, उससे जो करंट जा रहा है, तो डिवाइडेड बाई 6 ओम, तो डिवाइडेड 6 ओम हो गया। और तीसरा करंट क्या है, 9I इधर आ रहा, लेकिन इधर से जाएगा -9I, सो दिस विल बिकम -9I, मतलब माइनस में आएगा, यानी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखिएगा ये +9I था तो -I कैसा अब दिखेगा, 9
ये माइनस की वजह से ये उल्टा हो जाएगा, V2 माइनस V4 विल बिकम V4 माइनस V2, सो दिस विल बिकम V4 माइनस V2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना था 7, ये हो गया 7, दिस इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखें कि मेरे जितने भी यहाँ पे मतलब आई हैव 4 इक्वेशंस एंड 4 अननोन्स, 4 इक्वेशंस एंड 4 अननोन्स, ठीक है, 4 इक्वेशंस मेरे फॉर्म अप हो गए हैं, बन गए हैं, सेट ऑफ इक्वेशन बन गया है। 4 नोड है मेरे, ऑब्वियसली नॉन रेफरेंस नोड की बात कर रहा हूँ। एक नोड मेरा हमेशा रेफरेंस नोड रहेगा, वो मुझे पता रहता है उसका वोल्टेज, दैट इज 0। तो जो भी नोड है उसका पोटेंशियल मुझे पता है, तो वहाँ पे एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है। वैसा एग्जाम्पल मैं भी देखूंगा, और एक ऐसा एग्जाम्पल भी देखूंगा जहाँ हमारा डेडलॉक हो जाएगा कि यार यहाँ पे तो मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ KCL, क्या करूँ, तो वहाँ पे सुपर नोड की बात हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे। सो यहाँ पे हमने अभी तक सिंपल एनालिसिस देखी है, बेसिक स्टेप्स को फॉलो किया हमने, ठीक है। जितने नोड है, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन रेफरेंस नोड, जितने भी ऐसे नोड है जिसका पोटेंशियल मुझे नहीं पता, वो मार्क किया, उसकी नंबरिंग की, उसके पोटेंशियल्स को एज्यूम किया। अब उस पोटेंशियल को डायरेक्टली यूज करो, इनडायरेक्टली यूज करो और KCL लगाओ, ठीक है। और वो बात मैंने यहाँ लिखी है कि क्या मतलब है इसका। यहाँ पे करंट पता है तो डायरेक्ट लगा दिया, नहीं पता तो रेजिस्टेंस यूज किया, और जो आपने वोल्टेज इमेजिन किया, एज्यूम किया V1 V2, उसको यूज किया और आपने KCL को लगाया, और उसको यूज करके अब इक्वेशन सॉल्विंग आप करोगे और बना लोगे। सो आई होप आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो। इसको सॉल्व करके क्यों आप सॉल्व कर पाओगे, इसका रीजन मैं बताया। 4 इक्वेशन है आपके पास, 4 अननोन है, यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है आप उसको आंसर कर सकते हो। लेट अस सी ए सिमिलर बट ए लिटिल डिफरेंट एग्जाम्पल, जिसमें हम कुछ नया बातें भी सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक बात को कि कुछ वैसा ही मोरलेस सेम है, द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था उस वाले डायग्राम में, बट यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियल डायरेक्ट क्या कह सकते हैं इसको, आइडियल वोल्टेज सोर्स यहाँ कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, यहाँ भी आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से ये जो वोल्टेज सोर्स है ये हमें एक बेनिफिट देने वाला है, जबकि ये एक कहीं ना कहीं हमें एक दिक्कत देने वाला है। मतलब सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ये एक एडवांटेजियस टर्म्स में यूज होगा, ये डिसएडवांटेज बनेगा हमारे लिए। बस सोचोगे कैसे, ये भी तो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ये भी आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो ये एडवांटेज कैसे दे रहा है, डिसएडवांटेज कैसे दे रहा है। सी वही एनालिसिस हम करने वाले हैं। 2 नया बात हम यहाँ सीखेंगे। तो पहला बात ये है कि हमें करना क्या होता है, फिर से रिकॉल करो, हमें हर नोड का यहाँ का वोल्टेज पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल फाइंड आउट करना ही हमारा काम है, ठीक है। ये सारे पोटेंशियल फाइंड आउट करना मेरा काम है। तो ये जो वोल्टेज सोर्स लगा है 3 वोल्ट का आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा है, ये रेफरेंस पोटेंशियल के रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में लगा है, रेफरेंस में लगा है। तो जब ये सिंपल जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड इट, बाद में मैं इसको लिखूंगा एक डेफिनेशन वाइज, बट पहले सिंपल समझिए कि ये 3 वोल्ट जो है वो इस 0 के रेस्पेक्ट में लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली एक समझिए इस बात को कि एक नोड है और यहाँ पे एक 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है और दूसरा एंड इसका ग्राउंडेड है। सो कांट आई से दैट विथ रेस्पेक्ट टू 0 दिस पोटेंशियल इज 3 वोल्ट, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 3 वोल्टेज, ये जो 3 वोल्ट है ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे सपोज नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 2 है, तो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस ही तो है ये 3 वोल्ट। तो ये डिफरेंस है, मतलब यहाँ अगर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्टेन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि ये 3 वोल्ट रहा होगा, तभी तो ये डिफरेंस 3 वोल्ट का है। सो व्हाट आई वांट टू से दिस कि इफ an ideal voltage source is connected with respect to a reference potential, then automatically जो other node है वो उतने ही वोल्ट का बन जाता है मतलब ऑटोमेटिकली वो सिंपल तरीके से पता चल जाता है कि 3 वोल्ट ही रहा होगा, तभी तो ये, ठीक है, सिंपल बात है ये नोड और ये नोड के बीच में, ठीक है, एक पोटेंशियल लगा दिया और इसका वैल्यू बोल दिया x वोल्ट है। तो यानी कि अगर ये 0 होगा तो जरूर ये x रहा होगा, तभी तो x माइनस 0 का डिफरेंस ये x बना है। तो आई थिंक इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा काम KCL एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसका पर्पज सिर्फ वोल्टेज का पता करना ही है, उस नोड का वोल्टेज को पता करना। मैंने यहाँ लिखा है ना ये बात कि उस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज पता करना हमारा काम है, उस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज को पता करना हमारा काम है। तो जब ऐसे ही पता चल रहा है सिंपल तरीके से, तो हम क्यों करें वहाँ पे नोड एनालिसिस, ठीक है। सी तो यहाँ पे 3 वोल्ट का आपका पता चल गया, कैसे, बिकॉज ऑफ दिस। अब हम यहाँ पे कोई नोडल एनालिसिस, नोड पोटेंशियल मानने की जरूरत नहीं है,
बट यहाँ पे मानना पड़ सकता है, यहाँ पे मानना पड़ सकता है। क्यों? लेट मी सी, बट बिफोर दैट लेट मी राइट दिस कंक्लूजन कि जो हमने अभी किया उसका कंक्लूजन ये है। उसका कंक्लूजन में लिख देता हूँ यहाँ पे। नंबर 1 पॉइंट क्या है इसमें जो हम सीखे कि व्हेन एन आइडियल voltage source, when an ideal voltage source is connected to some node with respect to reference node, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में अगर कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो, आइडियल वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। आइडियल क्यों है ये भी समझाऊंगा, आइडियल होना चाहिए, दूसरे टाइप का नहीं, आइडियल होना चाहिए। आई टेल यू व्हाई। देन वी, ये वी है, वी नीड नॉट अप्लाई, ऑब्वियसली जरूरत ही नहीं हमको, नीड नॉट अप्लाई KCL, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये जो 3 वोल्ट का जो वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा रखा है और फिर ये किसी रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है, तो दूसरे नोड पे 3 वोल्ट ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, बिकॉज दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 होगा या 0 होगा, तभी तो डिफरेंस 3 वोल्ट का लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इट विल एडजस्ट द डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इफ इट इज ग्राउंडेड सो दैट इट विल बिकम 3 वोल्ट। तो यहाँ पे KCL लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली 3 वोल्ट का पता चल गया, ठीक है। आइडियल इसलिए क्योंकि अलग से कोई रेजिस्टेंस होता, मान लो देखो आइडियल का मतलब होता है दिस इज आइडियल, इफ यू डोंट रिमेंबर, मैं को याद दिलाऊंगा, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है V, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस भी साथ में लगा हो एक वोल्टेज सोर्स के साथ। मैंने एक क्लास कवर किया आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेस का, तुम आप देख सकते हैं उसको। तो अगर ये रेजिस्टेंस लगा होता तो ये प्रैक्टिकल सोर्स बन जाता। दिस इज आइडियल, दिस इज प्रैक्टिकल, सी दिस। अगर ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज है वो इसका कुछ यहाँ ड्रॉप होता, तो ये ड्रॉप हमें पता नहीं रहता, या पता होता भी तो कुछ अलग तरीके से उसको ऑब्वियसली हम देखते, उतना डिफरेंस आ जाता, फिर वो जो बचता वो इसके नोड पे पहुंचता, तो दिस सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट। वो भी इजी होता लेकिन डिफरेंट होता, बट आइडियल वोल्टेज सोर्स वाला डायरेक्टली यहाँ पे यूज हो जा रहा है, इसलिए आइडियल और प्रैक्टिकल वाला वर्ड यहाँ पे यूज होगा। और आइडियल और प्रैक्टिकल वाली बात यहाँ भी लागू होगी, वो देखेंगे कैसे, वो सिंपल है यहाँ भी। अब ये जो मैं अभी अगला पार्ट बताने जा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस पूरे एनालिसिस का, दैट इज नोडल एनालिसिस का। जस्ट लाइक सुपर मेश का बात आया था एक मेश में, एक जब हम लोग मेश एनालिसिस करते थे, वैसे सुपर नोड की बात आने वाली है। बट आई वांट टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, द ग्लिच प्रॉब्लम क्या होने वाला, डिफिकल्टी क्या फेस करने वाले हैं, उस डिफिकल्टी को पहले समझेंगे, फिर ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि हाउ टू रिजॉल्व दैट डिफिकल्टी। तो देखिए, आपको अब तक लग रहा होगा कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया तो इजीली यहाँ का पता चल गया, तो यहाँ भी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया तो यहाँ का इजीली पता नहीं चल सकता, यहाँ का इजीली नहीं पता चल सकता। नहीं पता चल सकता इसलिए कि देखिए 3 चीज़ें हैं, एक तो यहाँ का नोड का वोल्टेज, इस नोड का वोल्टेज, और दोनों का बीच का डिफरेंस। अब 2 चीज़ें पता हो तो तीसरी चीज़ पता चल जाएगी। यहाँ पे वो 2 चीज़ें पता थी, यहाँ पे एक नोड का पोटेंशियल था, यहाँ पे नोड का पोटेंशियल था, और एक डिफरेंस था। तो डिफरेंस का पता था, इस नोड का पोटेंशियल पता ही है कि 0 होता है, ग्राउंडेड होता है तो 0 होता है, ये भी पता था, इसीलिए ये पता चल गया। लेकिन यहाँ पे दोनों का डिफरेंस तो पता है। सपोज यहाँ पे मेरा मार्क कर देता हूँ मैं अभी, सो दैट ये मेरा बाय डिफॉल्ट V1 होता तो V1 ही है। अब मैं बाकी को मार्किंग देखिए क्या करने वाला हूँ, ये V2 है, ये V3 है, और ये मेरा V4 है। पहले वाले डायग्राम के हिसाब से ही मैंने नंबरिंग की है, मार्किंग की है। तो ये मेरा V2 है, V3, V4। तो अब हम इस बात को समझें यहाँ, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो V2 और V4 का, ये V2 है आपका और ये आपका V4 है। V2 और V4 का डिफरेंस आपको पता है 7 वोल्ट, डिफरेंस आपको पता है 7 वोल्ट, लेकिन ये तो नहीं पता V2 कितना है, V4 कितना है ना। अगर समटाइम्स समबडी समवेयर मे मेक सच सिली मिस्टेक कहूँगा, क्योंकि वो सिली इसलिए क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ों के साथ नहीं समझता होगा, तो सिली मिस्टेक ये कर सकता है बच्चा कि सोचेगा कि यहाँ पे 7 वोल्ट है और यहाँ पे -7 वोल्ट है, क्योंकि प्लस साइड इसका इधर है, माइनस साइड। ऐसा नहीं है, इट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्शन इफ़ यू आर गोइंग टू मेक दिस मिस्टेक। अलर्ट करता हूँ आपको, ये मिस्टेक है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 7 है। ऐसा नहीं कि ये 7 है और -7 है, क्योंकि अगर आप इस एग्जांपल को समझो, अगर ये 7 होता मान लो और ये -7 होता तो दोनों का डिफरेंस 14 बन जाता है ना, क्योंकि 7 और -7 का डिफरेंस 14 होता है ना। 7 क्योंकि बीच में 0 है, इधर -7 होता है, इधर 7 होता है, तो सोचो ये डिफरेंस तो 14 का है ना। तो मैं आई वांट टू से कि ऐसा कुछ गलती से अगर आप करने वाले हो कभी ज़िंदगी में, कोई बच्चा करता है, तो उसके लिए एक अलर्ट है कि ये मिस्टेक क्यों ना करे वो, ठीक है।
तो ये -7 गलती से और ये +7 नहीं है। एक्चुअली वी डोंट नो, कोई आइडिया नहीं हमें कि V2 क्या हो सकता है, V4 क्या हो सकता है, बट एक आइडिया जरूर है कि दोनों का डिफरेंस 7 है। एग्जाम्पल के लिए इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मान लेते हैं इसका वैल्यू 500 है तो इसका वैल्यू 493 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या इसका वैल्यू 28 है तो इसका वैल्यू 21 हो सकता है। देखो दोनों का डिफरेंस 7 होना चाहिए, इसका वैल्यू 1,07 तो इसकी वैल्यू 1,00,000, तो ये 7 का डिफरेंस होना चाहिए। सो द आइडिया इज दैट, आइडिया बस ये देना चाहता हूँ कि डिफरेंस आपको पता है लेकिन दोनों के बीच का पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस आपको पता है, दोनों के बीच का पोटेंशियल आपको पता है लेकिन दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल नहीं पता, तो ये तो मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई तरीका नहीं है कि आप सोच लें ऐसा कुछ कर दे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, इसके साथ कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ भी आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात आ रही है। चूंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स से कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है तो आप इन दोनों के बीच का करंट का कोई क्लू नहीं मिल रहा, कोई इक्वेशन तक नहीं बना सकते, कुछ लिख ही नहीं सकते, यू कैन नॉट राइट। सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस होता तो आप लिख सकते थे, सपोज कुछ होता 2 ओम 5 ओम कुछ भी होता तो ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, तो करंट आप निकाल सकते। तो करंट ही तो चाहिए KCL लगाने के लिए, करंट किरचॉफ्स लॉ का करंट लगाने के लिए, करंट का किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए आपको करंट चाहिए था तो निकाल लेते, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का 2 नोड्स के बीच में कनेक्टेड होना एक क्या है, एक डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ा देता है। ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉब्लम हो गया, अभी भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उस तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। जो स्टेप्स मैंने बताए लग रहा था लाइफ इज सो सिंपल, मुझे कोई भी सर्किट दे देगा मैं तो कर दूंगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ेगा आपको, टैकल करना पड़ेगा आपको। इसलिए इसका नया नाम हम दे देते हैं सुपर नोड। 2 ऐसे नोड जिनके बीच में आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट रहे। प्रैक्टिकल रहता तब तो नॉर्मल सोल्यूशन करते हैं, नॉर्मल एनालिसिस हो जाती, बट 2 रेफरेंस नोड के, सॉरी 2 नोड्स के बीच में जो कि रेफरेंस नोड नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें से एक भी रेफरेंस नोड होता तो लाइफ सिंपल हो जाती थी, जो कि पहला केस हमने देखा। लेकिन यहाँ पे दोनों नोड मेरे नॉन रेफरेंस होने चाहिए, दोनों मेरे अदर देन रेफरेंस नोड होने चाहिए, दोनों के दोनों। और ऐसे 2 नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा तो एक डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ेगी, जिसका सोल्यूशन दिखाऊंगा मैं कि क्या करने वाला हूँ। कुछ नया नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, बस अननोन चीज़ों को नॉन बनाने के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन, समटाइम्स समवेयर किसी इंटरव्यू में कहीं आपसे कोई पूछ ले कि सुपर नोड क्या होता है, तो उसके लिए भी इस डेफिनेशन को समझ ले, याद कर ले। समझना ज़्यादा जरूरी था यहाँ पे कि 2 ऐसे नोड जो कि रेफरेंस नोड नहीं होने चाहिए, उनके बीच में अगर कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो तो दोनों नोड इन एसोसिएशन विथ ईच अदर सुपर नोड कहलाएंगे। तो मैं इस बात को वर्ड्स में लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। सो व्हाट इज अ सुपर नोड, ठीक है, एक सुपर नोड क्या है, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, ये हमने कर लिया, ठीक है। लेट मी सी वेयर इज, ठीक है, सुपर नोड का डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ आपके लिए। सुपर नोड क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स होने चाहिए, ठीक है। तो सुपर नोड क्या होना चाहिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स होने चाहिए, और बिटवीन 2 नॉन रेफरेंस नोड, ये दोनों रेफरेंस नोड नहीं होने चाहिए। एक रेफरेंस नोड बनेगा तब तो काम ईजी हो जा रहा है आपका, ऐसा कुछ सिनेरियो बन जा रहा, बट दिस इज अ सिनेरियो ऑफ नॉन रेफरेंस नोड्स, ठीक है। तो आपके आइदर मैंने बताया था गिवन वैल्यू रेजिस्टेंस नोडल वोल्टेज, ओम का नियम वगैरह यूज करोगे। सुपर नोड में क्या करोगे, देखो सुपर नोड में नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज था, रेजिस्टेंस, वोल्टेज एज्यूम कर रहे थे, रेजिस्टेंस था तो आप ओम का नियम लगा के अप्लाई कर रहे थे KCL। डायरेक्ट करंट का वैल्यू था तो वही मैंने यहाँ बात लिखा हुआ है कि आइदर आपके पास डायरेक्ट करंट वैल्यू गिवन हो सकता है, नहीं दिया होगा तो नोड वोल्टेज का मानोगे, रेजिस्टेंस को दिया रहेगा तो आप करंट निकालोगे। लेकिन दोनों ही चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, ये भी आप नहीं कर पा रहे हो, ये भी आप नहीं कर पा रहे हो। कहाँ नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे इस केस में नहीं कर पा रहे हो। सुपर नोड वाला जो केस बना यही आपका सुपर नोड है, ठीक है, SUPR सुपर नोड, ये आपका सुपर नोड का केस जो है, यहाँ पे सुपर नोड, यहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो। क्या नहीं कर पा रहे हो, ये दोनों चीज़, ये भी नहीं कर पा रहे हो, ये भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जब ये दोनों नहीं कर पा रहे हो तो सुपर नोड में क्या करोगे, लेट द करंट बी IX, जैसे जो कुछ नहीं पता होता है तो X मान लेते हैं, वैसे यहाँ पे करंट को IX एम्पियर का करंट मानेंगे। सो ये बहुत सिंपल सा एक नेचुरली ये आपको करना है, ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक है यहाँ पे कि ऐसा कुछ कर रहे हैं हम, इट्स नॉट अ ट्रिक,
इट्स अ सिंपल कॉमन सेंस एंड नेचुरल तरीके से हम ये वी आर गेटिंग लेड नेचुरली दैट यू हैव टू अज्यूम द करंट, क्योंकि ना पहले तरीके से जो यहाँ भी मैंने लिखा था, यहाँ भी मैं याद दिला दूँ आपको, हम ऑलरेडी हम बात को कर रहे हैं कि करंट या तो दिया रहेगा, नहीं तो रेजिस्टेंस या अज्यूम वोल्टेज के बेसिस पे हम निकालेंगे, ठीक है, ओम का नियम। लेकिन यहाँ पे हमें नेचुरली अब मानना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो अब मुझे मानना पड़ेगा। देखिए मैं क्या मानने वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे चीज़ों को। क्या मानने वाला हूँ देखिएगा, हम मानेंगे कि इसके बीच करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये तो मेरा 3 वोल्ट हो गया, ये मेरा V2 है, ये मेरा V3 है और ये मेरा V4 है। तो V2 और V4 के बीच में मार्क कर देता हूँ सुपर नोड आपके किसके बीच में, V2 और V4 के बीच सुपर नोड एग्जिस्ट कर रहा। कोई क्लू नहीं है करंट का, तो मान लेंगे। आप इस तरह से भी मान सकते हो करंट Ix, या इस तरह से भी मान सकते हो करंट Ix, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर द सेक ऑफ मेरा जो दिमाग कह रहा, मुझे कुछ ऐसा मन कर रहा, तो मैं इस करंट को अज्यूम कर लेता हूँ कि ये करंट Ix है, मतलब V2 से V4 की ओर जाने वाला करंट मेरा Ix का एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब मैं बस Ix मानते ही अब मेरे क्या होंगे, एक तरह से देखा जाए तो ये जो I है, जो कि यही I है, तो ये I भी आपके V2 के टर्म्स में निकल जाएगा, तो ये I भी एक तरह से अननोन होते हुए भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो डोंट वरी फॉर कि आपके पास बहुत सारे अननोन हैं। अननोन आपके देखो, अब मैं काउंट कराने वाला हूँ आपको अननोन कितने हैं, इसलिए उतने ही इक्वेशन को बनाना हमारा टारगेट रहेगा, सो दैट वी कैन फाइनली सॉल्व एंड फाइंड आउट दी ऑल द अननोन वैल्यूज। सो ये आपका I अननोन है, बट मस्ट रिमेंबर ये तो नॉन है, ये V2 तो आपका एक अपना रेगुलर अननोन वैल्यू है, तो इसी के टर्म्स में आपका I आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, I की जो वैल्यू आएगी वो 3 वोल्ट से V2 वोल्ट की तरफ जाने वाला करंट है, जो 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा। तो ये I आपके V2 के टर्म्स में, इसलिए I आपका एक तरह से एलिमिनेट हो गया। सो डोंट वरी फॉर नाउ दिस अननोन दैट इज I, वही I ये भी है, तो वही वाला I आपका एलिमिनेट हो गया, इसको रख लो। अब कहोगे सर एक Ix भी आपका अननोन वैल्यू है, सर Ix भी तो फालतू का अननोन हो गया। ऑब्वियसली अननोन है, लेकिन देखो इसको इंटरेस्टिंग चीज़, इस Ix का मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो Ix है वो ये इस तरह से इधर आया, और फिर ऑब्वियसली यही Ix कन्वेंशनली सोचो तो इधर जा रहा होगा बट के, और इधर जा रहा होगा बट के। मतलब प्रैक्टिकली हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली KCL ही लगा रहा हूँ कि इस नोड पे Ix आया और इधर इधर बट गया। कोई करंट ऐसे आता है तो फिर इस नोड से, ये मान लो एक नोड है, तो वो करंट इधर और इधर जा रहा है, तो वही करंट ही तो जा रहा होगा अगर आ रहा तो ऐसा ही कुछ प्रैक्टिकली सोचना है। तो ये जो Ix है वो 6 ओम की तरफ जाने वाला करंट भी है, और ये जो 9I का करंट है वो भी इसी से कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो मैं देखिए Ix को अब लिखने वाला हूँ किस टर्म्स में, Ix को यहाँ पे लिख देता हूँ। Ix माना, और मानने के बाद इमीडिएटली मैंने इसको कैसे एलिमिनेट कर दिया। देखिए मानना तो पड़ेगा एक बार ही, लेकिन मानते ही मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ। दिस Ix विल बी इक्वल टू 6 ओम के थ्रू करंट कितना जा रहा है, V4 का वोल्टेज है, ये V4 के वोल्टेज से 6 ओम की तरफ जाने वाला करंट क्या होगा, V4 डिवाइडेड बाई ये 0 पोटेंशियल है रेफरेंस वाला, तो V4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, V4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, V4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, तो माइनस 0 को लिखा नहीं मैंने, ये करंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा करंट क्या है, प्लस दूसरा करंट मेरा ये 9I का करंट, लेकिन चूंकि मुझे आउटगोइंग करंट के सेंस में लेना, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस 9I, ठीक है। तो Ix के जो करंट है वो दैट विल बिकम V4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस माइनस हो जाएगा, और 9, और I की जगह वही लिखूंगा मैं ये वाला 3 माइनस V2 बाई 2। तो अब जितने भी आपके Ix कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसका मतलब सिंपली ये है, कहीं अगर Ix इन्वॉल्व हो रहा तो उसका मतलब ये है, और कहीं I इन्वॉल्व हो रहा उसका मतलब ये है। तो आपका I इन्वॉल्व हो तो ये है, और Ix इन्वॉल्व तो ये है, तो आपका I भी एलिमिनेट हो गया, Ix भी एलिमिनेट हो गया। सो दो अननोन दिख रहा आपको डायग्राम में, बट वो अननोन है नहीं एक्चुअली आपके लिए, वो V2 के टर्म्स में है, V4 V2 के टर्म्स में। तो अब आप भूल जाओ कि Ix से डरना नहीं है, I से भी डरना नहीं है। अब टोटल नेट अननोन वेरिएबल्स आपके क्या है, V2 है, V3 है और V4 है, ओनली 3 है आपके पास। इसका मतलब 3 इक्वेशन की जरूरत है आपको। अगर आप 3 इक्वेशन बना पाते हैं यू आर सक्सेसफुल। सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी मैं बनाया हूँ, बट आई विल मेक इट फॉर यू वंस मोर। ओके, V2 पे देखते हैं।
V2 पे आपने V2 पे अगर आप चलें तो इधर एक करंट जा रहा है, इधर दूसरा करंट जा रहा है, इधर आपका करंट जा रहा है। V2 पे आपका करंट्स क्या क्या है, तो इधर से जा रहा है आपका V2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 ओम, वही चीज़ लिखा मैंने V2 माइनस 3 बाई 2 ओम। उसके बाद अगला जा रहा है V2 माइनस 0 है तो V2, ठीक है, लेट मी टेक दिस लेजर पॉइंटर, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 ओम, वही मैंने लिखा है V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8, V2 माइनस 0 मतलब V2 लिख दिया मैंने। उसके बाद इधर क्या करंट जा रहा है, IX जा रहा, तो IX को फिलहाल तो मैं एज इट इज लिखा हूं, बट हम जानते हैं कि IX भले मुझे दिख रहा लेकिन दिस IX इज एक्चुअली दिस सिंपल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझा दिया कैसे IX जो है इधर इधर बट गया था, उस बंटवारे के बेसिस पे IX को मैंने लिखा है। तो ये मेरा हो गया नोड नंबर V2 का यूज कर लिया, नोड नंबर 2 है बेसिकली, ये नोड नंबर 2 है, दिस इज माई नोड नंबर 2, ठीक है, क्योंकि नोड नंबर 1 ऑलरेडी मेरा 3 वोल्ट है जो कि नॉन है, ये बाई डिफ़ॉल्ट में मन में N1 माना हूँ, नोड 1 माना हूँ, इसलिए इसको V2 माना मैंने। कुछ लोग इसको भी V1 माने, दैट इज़ अप टू देम, बट मैं ऐसे कन्वेंशनली लेके चल रहा हूँ। अगला नोड है मेरा, मैं V3 लिखा हूँ, V3 नोड पे चलते हैं। V3 नोड पे देखिए क्या हो रहा है, V3 पे 4 एम्पियर का करंट आ रहा, लेकिन मेरे लिए वो ये डायरेक्शन है तो -4 लिखा होगा मैंने ज़रूर, -4 लिखा, देखिए यहाँ पे -4, ठीक है। अगला करंट है मेरा ये V3 माइनस 0/5, तो V3/5 लिखा होगा मैंने, V3/5 लिखा मैंने। और अगला करंट है मेरे पास V3 और V4 के टर्म्स में लिखने से बेटर है मैं 9I के टर्म्स में डायरेक्ट लिखूंगा, मेरा डायरेक्टली 9I का करंट निकल रहा है यहाँ से, 9I, और I क्या मेरा ये वाला, सो ऑलरेडी मेरा I भी नॉन टू मी, I भी मुझे पता है, तो ये मैंने लिखा है, I के बदले में डायरेक्टली मैंने लिख दिया है 3 - V2/2, ठीक है, 3 - V2/2 डायरेक्टली लिख दिया है। तो यहाँ पे V3 का भी, तो यहाँ पे भी आपका एक इक्वेशन बना V2 के टर्म्स में है, IX को भूल जाओगे क्योंकि IX ऑलरेडी हमारे लिए एलिमिनेट हो चुका है, ये इक्वेशन। एक और इक्वेशन मुझे चाहिए, V4 पे लगा देता हूँ मैं इक्वेशन। V4 पे अगेन IX करंट, यहाँ से देखिए IX एक्चुअली मैंने अज्यूम किया था इधर, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस नोड IX विल बी -IX, सो मैंने यहाँ पे -IX लिखा होगा, -IX यहाँ लिखा हुआ मैंने, -IX। उसके बाद और क्या करंट से मेरे इधर से इधर जाएगा तो ऑब्वियसली मेरे V4/6, तो ये V4/6 का करंट है मेरे पास। और तीसरा करंट है 9I इधर आ रहा, लेकिन मुझे तो हमेशा ऑल द करंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड हैज़ टू बी कंसिडर आउटगोइंग के सेंस में -9I होगा, तो -9I मतलब -9 इंटू दिस, तो मैंने लिखा है यहाँ पे -9 इंटू दिस। तो मैंने बताया था मुझे 3 इक्वेशंस की ज़रूरत थी, मैंने 3 इक्वेशन बना लिए बहुत सिंपल तरीके से। बस यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ क्या था, IX था, लेकिन इस IX को ट्रिकी तरीके से मैंने रिलेट किया है, वो थोड़ा सा ट्रिक भी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगा क्योंकि मुझे IX से एलिमिनेट होना है। तो वहाँ से मैंने ये जो IX अज्यूम किया, वो अज्यूम किया कि इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली अज्यूम किया कि ऑब्वियसली जा रहा, तो उसी टर्म्स मैंने लिख दिया। तो इस तरह से मेरे I एलिमिनेट हो गया, IX एलिमिनेट हो गया, I एलिमिनेट हो गया, और फाइनली नॉर्मल जैसे मैं एनालिसिस कर रहा था लास्ट वाले क्वेश्चंस को, वैसे मैं करने लगा इसको। तो डिफ़िकल्टी लेवल मेरी ये थी यहाँ पे कि जब दो ऐसे नोड जो कि 0 पे ना हो, उसके बीच में एक आइडियल पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया जाता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया जाता है, तो मुझे कोई क्लू नहीं मिलता कि मैं यहाँ पे KCL लगाऊं कैसे, क्योंकि मुझे कुछ करंट का क्लू नहीं मिलता। करंट का क्लू क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल लगाओ, यहाँ पे एक पोटेंशियल ऐसे लगा दिया जाए, प्लस माइनस बता भी दिया जाए कि कुछ वोल्ट है यहाँ पे, तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा कि कितना करंट इसे फ्लो हो रहा है। या तो किसी एक पोटेंशियल पता हो कुछ, या तो यहाँ के कुछ रेजिस्टेंस पता हो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है और ये दोनों मेरे नॉन रेफरेंस नोड है। नॉन रेफरेंस नोड मतलब दोनों ही अननोन पोटेंशियल पे है। अगर एक भी मेरा रेफरेंस होता, एक भी 0 होता, तो भी आइडिया लग जाता। तो ऐसे केस को डील करने के लिए हम दोनों नोड का एसोसिएशन करके इसका नाम देते हैं सुपर नोड का, और सुपर नोड को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सुपर नोड आइडियल वोल्टेज सोर्सेस से रिलेटेड होगा और वो दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड होगा। तो इसको डील करने के लिए चूंकि हमारे पास करंट की कोई गिवन वैल्यू नहीं है, रेजिस्टेंस भी पता नहीं है, नोड वोल्टेज ठीक है हम मान भी ले तो भी हम ओम का नियम लगा के कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ये दोनों मेरे फ्लॉ हो जाते हैं, दोनों यूजलेस हो जाते हैं। तो सुपर नोड में हम लोग क्या करते हैं, IX नाम का एक करंट अज्यूम करते हैं और उसको अजम्पशन को कैसे डील करते हैं, कुछ ट्रिकी तरीके से इधर जा रहा उधर जा रहा से डील करके हम उसके एक इस तरह से एलिमिनेट कर लेते हैं उसके टर्म्स को, सो दैट मेरा इक्वेशन मेरा कंसाइज हो जाए,
ठीक है। और इक्वेशन जब मेरा कंप्रेस हो जाता है तो जितने इक्वेशन बनते हैं वो मेरे यूजफुल होते हैं फॉर द अननोन वेरिएबल्स, अननोन वैल्यूज। अब मेरे पास जितने भी अननोन है इस डायग्राम में, इस सर्किट में सब कुछ पता चल जाता है और मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता हूँ। अब जो चीज़ जहाँ से पूछा जाए मैं पता कर सकता हूँ। आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल टू यू। अगले क्लास में हम नोडल और मेश एनालिसिस का जो एक समरी देखेंगे कहीं ना कहीं, और एक नोड के सेंस को हम मेश और मेश से नोड में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना सीखेंगे, जिसको हम कहेंगे ड्युअलिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्युअलिटी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये चैप्टर, ये टॉपिक। विथ एंथुसियाज्म विल learn that topic as well.